Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Noreen and I am back with a new topic of electromagnetic induction today. Let's watch. Today we are going to study the alternating current generator. Now alternating current generator or the AC generator you have studied earlier कि अल्टरनेटिंग का मतलब होता है एसी जनरेटर जो कि एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट की वजह को जनरेट करता है। जनरेटर का काम ही है कि ये मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और आपको अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करके देता है। सो we have learned that when a current carrying coil is placed in a magnetic field, the torque acts on it, it rotates the coil. What happens if the coil of the wire is rotated in the magnetic field? Can the current be produced in the coil? Yes, it does. Such a device is called the current generator. ये एक जस्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, आप इसको बेशक स्किप कर दे, आपको पेपर में लिखने की इस पैराग्राफ को ज़रूरत नहीं। बेसिकली वो इस पैराग्राफ में आपको यही बताना चाहते हैं कि जब आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि किस तरह से एक कॉयल विद इन द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रोटेट करता है और उसमें टर्निंग इफेक्ट जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। और क्या इस तरह का डिवाइस जो है जो रोटेट करता है तो वो रोटेट करके और टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करके क्या इस तरह का डिवाइस कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दे सकता है आपको? तो इसी का उन्होंने आंसर दिया कि यस, इस तरह का जो डिवाइस है सच अ डिवाइस इज कॉल्ड अ करंट जनरेटर, जो कि एसी करंट, इस वक्त हम चूँकि अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो ये आपको अल्टरनेटिंग करंट जो है वो जनरेट करके देगा। आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन की डेफिनेशन लिखनी है। अ करंट जनरेटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। करंट जनरेटर वो डिवाइस होता है जो कहीं पे भी, अगर तो आप डीसी करंट जनरेटर पढ़ेंगे तो वो आपको डीसी करंट जनरेट करके देगा, अगर आप एसी करंट जनरेटर चूँकि पढ़ रहे हैं तो फिर वो आपको अल्टरनेटिंग करंट जो है वो जनरेट करके देगा। इंशाल्लाह अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड डीसी करंट। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो हम पहले बात कर रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है वो आपको अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करके देगा, क्योंकि जनरेटर का काम ही है कि वो आपको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे। अब ये इसके आपने एक्सप्लेनेशन करनी है नेक्स्ट, पहले प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग करके उसके बाद आप इसकी एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन की तरफ आएंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है इसका, और क्योंकि एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन जब आपने करनी है तो सबसे पहले आपने ये जो फिगर है इसको आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते, आप इसकी फिगर के साथ ही उसकी एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग सबसे पहले देख लें क्या है। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर इज बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो आपने फैराडे ने बताया था ना कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो नेगेटिव ऑफ द, ये एक्सप्रेशन थी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, अगर आपको याद हो प्रीवियस टॉपिक में, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, और साथ एन नंबर ऑफ टर्न्स अगर होते थे तो कैपिटल एन भी इसके साथ आता था। तो ये उसी के ऊपर बेस करता है, जैसे फैराडे लॉ ने आपको एक्सप्लेन किया कि जहाँ कहीं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वहीं पर ईएमएफ इंड्यूस होगी, लेकिन नेगेटिव साइन क्या शो करता था, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी अगर ये कॉयल जो है ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट जो है वो जनरेट होगी। ठीक है, तो ये चीज़ ये आपको फैराडे लॉ, तो बेसिक जो प्रिंसिपल है इस एसी करंट जनरेटर का वो आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। सो व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड बाय सम मैकेनिकल मींस मैग्नेटिक फ्लक्स टू द कॉइल चेंजेस, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंटली एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो कॉइल के अंदर ईएमएफ जो है नतीजे के तौर पर उसमें इंड्यूस हो जाएगी। इफ द जनरेटर इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सर्किट एंड इलेक्ट्रिक करंट इज द आउटपुट ऑफ द जनरेटर, और अगर आप इस तरह के जनरेटर को किसी एक्सटर्नल सर्किट में लगा दें तो इलेक्ट्रिक करंट वो आपको जनरेट करके देगा आउटपुट के तौर पे। ठीक है, अब ये देख लें ये कैसा सर्किट है। ये एक आपका रेक्टेंगुलर कॉयल है जो आपको नजर आ रहा है, आपने इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड जो है ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट द साउथ पोल। यहाँ से आपने क्या किया हुआ है कि इसको कनेक्शन दिया हुआ है, ये आपके दो स्लिप रिंग्स हैं, आर और आर प्राइम जो है ये आपके पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स हैं। इनका बहुत अहम रोल है इन पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स का टू जनरेट द एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करने में इस स्लिप रिंग्स का बहुत अहम रोल है। तो ये आर और आर प्राइम टू पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स हैं। ठीक है, आप इनको इधर मेंशन कर सकते हैं, दिस आर एंड आर प्राइम, दिस आर द पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स। और इसके अलावा ये कार्बन ब्रशेस इसलिए ज़्यादा अहम नहीं है क्योंकि ये आपके अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में भी यूज़ होते हैं और डीसी करंट जनरेटर में भी आप देखेंगे कि ये सिमिलर स्ट्रक्चर रहता है, सिर्फ ये स्लिप रिंग्स चेंज हो जाते हैं। वहाँ हम देखेंगे जब आपने डीसी करंट जनरेटर पढ़ना है इंशाल्लाह तो फिर आप देखेंगे कि इन स्लिप रिंग्स की जगह स्प्लिट रिंग्स आ जाते हैं।
तो ये बेसिक बस डिफरेंस होता है, तो वो भी हम आगे इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस करेंगे। अब ये करंट आपको नज़र आ रही है किस तरह से फ्लो कर रही है, करंट इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ से करंट एंटर हो रही है और यहाँ से करंट लीव कर रही है। आपने उसको एक्सटर्नल सर्किट में जो है वो करंट दिया है, और उसकी वजह से जो विद इन द मैग्नेटिक फील्ड कॉयल जो है वो जनरेट कर रही है। उसका फ्रंट कॉयल जो है वो रोटेट कर रही है, अब उसका फ्रंट व्यू है और ये उसका टॉप व्यू है। अगर आप ऊपर से देखें इस करंट कैरिंग कॉयल को विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये ऊपर से इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ है इस तरह से, और जो वेलोसिटी है, जो कॉयल जिस तरह टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वो कोई ना कोई एंगल थीटा बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा पे है उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी v, और कॉयल इस तरह से रोटेट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन। एंड लेट अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ द वायर ऑफ द एरिया ए बी प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, द लूप इज रोटेटेड अबाउट द z एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। ये अब ये आपका कांस्टेंट, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है, या एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसको आप कहते हैं, जिसके अबाउट आपका कॉयल जो है वो रोटेट कर रहा है ना, तो वो z एक्सिस है इस तरह से। और उन्होंने कहा है कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो जो है वो रोटेट करेगा। वन एंड ऑफ द लूप इज अटैच टू द मेटालिक रिंग आर एंड द अदर एंड ऑफ द रिंग जो है वो आर प्राइम। ये आर और आर प्राइम, दीज रिंग्स आर कॉल्ड स्लिप रिंग्स। ये जो मैंने आपको मेंशन कराए हैं, इनको हम पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स हैं ये आपके, एंड दे आर कंसेंट्रिक विद द एक्सिस। वो जो जी एक्सिस के अबाउट जो आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उनके साथ ये कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक का मतलब ये है कि इन दोनों रिंग्स का जो सेंटर है वो आपकी वो एक ही सेंटर है अबाउट जी एक्सिस, यानी जी एक्सिस के लिहाज से इन दोनों पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स का सेंटर कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक मीन्स दोनों का सेंटर सेम है विद द एक्सिस ऑफ द लूप एंड रोटेट विद इट, और इस तरह से वो रोटेट कर है। रिंग्स आर आर प्राइम स्लाइड अगेंस्ट स्टेशनरी कार्बन ब्रशेज टू विच एक्सटर्नल सर्किट इज कनेक्टेड। और ये जो रिंग आर और आर प्राइम है, ये क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं अगेंस्ट स्टेशनरी कार्बन ब्रशेज। कार्बन ब्रशेज अपनी जगह पर जो है वो स्टेशनरी हैं, खड़े हुए हैं, स्टैटिक हैं, और ये जो आपके रिंग्स हैं आर और आर प्राइम, ये आपके स्लाइड कर रहे हैं इन स्टेशनरी कार्बन ब्रशेज के लिहाज से, ये से स्लाइड करते, और इनके स्लाइड करने की जो पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स हैं, इन्हीं के स्लाइड करने की वजह से आपकी अल्टरनेटिंग करंट जो है वो जनरेट होती है। टू कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप कंसीडर इट्स पोजीशन। ये आपको दिखाई हुई है कि किस तरह से आप इसकी पोजीशन को देख सकते हैं कि अगर आपने एसी करंट इसमें से कैलकुलेट करनी है व्हाइल इट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे वो बता रहे हैं, ये अगर आप इस फिगर में देखें तो यहाँ पे आपको कॉयल नजर आ रहा है कि कॉयल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में ना रोटेट कर रहा है। तो अगर आप इसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना चाहते हैं तो इसकी इस तरह की पोजीशन हम देखेंगे इस फिगर में, और इस वक्त इस जो कॉयल रोटेट कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है। द फिगर शोज दैट द टॉप व्यू ऑफ द कॉयल, द वर्टिकल साइड ए बी, ये जो आपकी वर्टिकल साइड है और ए बी ऑफ द लूप इज मूविंग विद वेलोसिटी v विद इन द मैग्नेटिक फील्ड b। इफ द एंगल बिटवीन v एंड b इस वक्त क्या है, कोई एनी आर्बिट्री एंगल थीटा, द मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द साइड ए बी हैज द मैग्नीट्यूड। तो मोशनल ईएमएफ, अब आपने इस कॉइल की देखें ए बी सी डी ए, दिस इज अ क्लोज लूप, और इस क्लोज लूप के अंदर ये चार साइड्स है ना, ए बी सी सी डी और डी ए, इन चारों साइड से आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल के, फिर आपने पहले एक साइड से इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकालेंगे ए बी से, फिर साइड बी सी से निकालेंगे, फिर साइड सी डी से निकालेंगे, और एंड पे साइड डी ए से निकालेंगे, और फिर टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए इन चारों साइड्स की जो आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाली होगी, कैलकुलेट की होगी, उसको हम एड अप कर लेंगे, ठीक है। तो फिर आपके पास टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी इस कॉइल की। तो ये आपने मोशनल ईएमएफ किस तरह से, सबसे पहले साइड ए बी की साइड अगर आपको नज़र आ रही है तो ये लेंथ नीचे की तरफ है, ए से बी की तरफ जाते हुए जो लेंथ ऑफ द कॉइल है वो डाउनवर्ड होगी, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से है ना। तो आप क्या एंगल बन रहा है, अगर लेंथ डाउनवर्ड आ रही है और मैग्नेटिक फील्ड, इस वक्त मैक्सिमम एंगल हो सकता है 90, ठीक है, यानी इस वक्त कोई ना कोई मोशनल ईएमएफ की या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, या फिर 0 से 90 के दरमियान में अगर आपका एंगल वेरी कर रहा है रोटेट करते हुए, 90 तो मैक्सिमम एंगल होता है ना साइन का, तो अगर आप मैक्सिमम ना भी लें तो 0 से 90 के दरमियान में कोई भी एंगल होगा, तो इस वक्त मोशनल ईएमएफ 0 नहीं हो सकती। तो इस वक्त जो मोशनल ईएमएफ आएगी आपकी EAB, मोशनल ईएमएफ का ये फार्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है, ये VBL साइन थीटा, माइनस साइन हम इधर कैलकुलेशन में इग्नोर करें क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स ले रहे हैं ना, तो मैग्नीट्यूड्स में फिर हम डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते। सो जो मोशनल ईएमएफ होगी साइड ए से बी की तरफ EAB, वो किस तरह से होगी, VBL साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इस वक्त आपकी वेलोसिटी और बी के दरमियान में एंगल है, और चूंकि लेंथ ऑफ द कॉइल आपका ए से बी की तरफ नीचे की तरफ है, और जो इस वक्त आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इन दोनों में जो एंगल है वो कोई ना कोई 0 से 90 की तरह, 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है,
यानी 0 से 90 के दरमियान में कोई भी एंगल हो सकता है, ज़ीरो नहीं हो सकता, ना ही ज़ीरो हो सकता है, ना ही अगर हम उसको कोई मैक्सिमम एंगल ना 90 कंसीडर करें, ना ज़ीरो कंसीडर करें मिनिमम एंगल, तो 0 से 90 के बीच में ये कोई भी एंगल हो सकता है। सो दैट्स वाई वी कैन राइट EAB इज इक्वल टू VBL साइन थीटा। ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द मोशनल EMF थ्रू द साइड BC। अब साइड BC में जो मोशनल EMF है, the direction of the induced EMF in the wire AB is the same as that the force experienced by the charges in the wire। यानी डायरेक्शन जो हमने पहले की पढ़ी है कि हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब साइड CD की देख लें और BC और DA की हम इकट्ठी मोशनल EMF देखेंगे, वो ज़ीरो होगी। साइड CD की अगर हम देखें, ये देखें पैरेलल जो साइड्स हैं उनकी वैल्यू सेम होगी ना। अगर ये साइड AB की हम कह रहे हैं कि मोशनल EMF मैक्सिमम है, सिमिलरली जो साइड CD है इसकी भी मोशनल EMF मैक्सिमम आएगी, यानी AB और CD इन दोनों की इमोशनल EMF जो है उसकी कोई ना कोई आर्बिट्री वैल्यू, कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू जिससे आप निकाल सकते हैं वो आएगी। जबकि साइड BC और DA, BC को अगर आप गौर से देखें तो इस वक्त आपका जो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो उसी तरह ना लॉन्ग द Z एक्सिस, लेकिन लेंथ ऑफ द कॉइल B से C की तरफ जाते हुए अगर आप देखें तो वो क्या बना रहा है, एंटी पैरल की फॉर्म बन रही है कुछ, कि मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ है और लेंथ ऑफ द कॉइल पीछे की तरफ है। तो जो एंगल बन रहा है इधर वो तकरीबन 180 का, यानी 0 से 180 के बीच में है ना, तो यानी ये ज़ीरो इस वक्त शो करेगा BC के लिए। EMF जो इंड्यूस होगी BC साइड पे वो ज़ीरो होगी, ना BC पे होगी। और सिमिलरली DA में, क्योंकि साइन 180 आपको पता है ना ज़ीरो होता है, इसी तरह DA में जो एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड का और लेंथ ऑफ द कॉइल का वो ज़ीरो बन रहा है। दोनों पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड भी अलोंग की एक्स एक्सिस है, जबकि आपकी जो साइड DA है उसकी जो लेंथ है वो भी अलोंग द एक्स एक्सिस है, दोनों इन द सेम डायरेक्शन है। तो इस वक्त जो एंगल बन रहा है वो ज़ीरो है। तो साइड BC जिसमें एंगल 180 का बन रहा है एंटी पैरेलल, उससे भी आपकी इंड्यूस्ड EMF ज़ीरो होगी। और साइड DA जिसमें एंगल ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है वहाँ भी आपकी इंड्यूस्ड EMF ज़ीरो होगी, क्योंकि साइन 180 भी ज़ीरो होता है और साइन ज़ीरो भी ज़ीरो होता है। दैट्स वाई ये जो साइड्स BC और DA इन दोनों की इंड्यूस्ड EMF आपकी ज़ीरो होगी। ठीक है, सिर्फ जो इंड्यूस्ड EMF आएगी वो साइड AB और साइड CD की वजह से आएगी। ये भी आप आगे देख सकते हैं, ये देखें तो EMF CD की जो है वो भी VBL साइन थीटा आ रही है, जबकि वो जो साइड BC और DA जो कि एक पैरल और एंटी पैरल बन रहा था, साइन 180 भी ज़ीरो, साइन ज़ीरो भी ज़ीरो, दोनों साइड्स का एंगल चूँकि जब आप उसको साइन के साथ निकालते थे, वैल्यूएट करते थे, तो वहाँ पे इंड्यूस्ड EMF ज़ीरो हो जाती थी। तो अब अगर आप टोटल इंड्यूस्ड EMF निकालेंगे तो टोटल इंड्यूस्ड EMF तो सिर्फ दो साइड्स की वजह से आई ना। ठीक है, EAB एक उसकी थी VBL साइन थीटा, और दूसरी जो साइड जिसकी वजह से आपकी इंड्यूस्ड EMF आ रही है वो है आपकी ECD। तो इन दोनों को आप एडअप करेंगे जिसकी वजह से ये 2 का फैक्टर आएगा। सो E इज इक्वल टू 2VBL साइन थीटा, क्योंकि बाकी की जो दो साइड्स थी उनकी इंड्यूस्ड EMF जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रही है। सो अब आपके पास ये 2 का फैक्टर आ रहा है, दो साइड्स को सम अप किया आपने, दो साइड्स की इंड्यूस्ड EMF को जब सम अप करेंगे और अगर देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो टोटल इंड्यूस्ड EMF जो है वो E इज इक्वल टू 2NVBL साइन थीटा, वेयर E जो है वो एप्सिलॉन जिसको हम कहते हैं वो आपकी इंड्यूस्ड EMF को शो कर रहा है। 2 क्यों आ रहा है? 2 इज ड्यू टू द फैक्टर जो कि विच कम्स ड्यू टू द एडिशन ऑफ 2 साइड्स ऑफ इंड्यूस्ड EMF, यानी 2 साइड्स ऑफ द कॉइल की इंड्यूस्ड EMF को जब हम एडअप करते हैं तो ये 2 का फैक्टर आता है। n जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द कॉइल, b इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, l इज़ द लेंथ एंड द साइन थीटा जो है वो उसका एंगल है जो कि मोशनल EMF में आप इवेल्युएट करते थे। द लीनियर स्पीड v ऑफ द वर्टिकल वायर, अब आपने ये रिलेशन अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज v इज इक्वल टू r ओमेगा या ओमेगा आर, वेयर v जो है वो लीनियर वेलोसिटी को शो करता है और ओमेगा जो है वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी को शो करता है। ये रिलेशन अब आप अपनी इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे, और जब यूज़ करेंगे तो e इज इक्वल टू 2n, v की जगह आप ये ओमेगा आर डालेंगे और आगे आ जाएगा BL साइन थीटा। अब यहाँ से ओमेगा को बाहर निकाल लें और 2RL ये फैक्टर हमने अंदर कर लिया। R आपको पता है रेडियस ऑफ द कॉइल है और L जो है वो लेंथ ऑफ द कॉइल है। प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड लेंथ जो है वो आपको एरिया देता है, और 2 का फैक्टर इसके साथ इसलिए आएगा क्योंकि अब आपकी दो साइड्स है ना जिनका इंड्यूस्ड EMF है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ रेडियस लेंथ एंड ये जो फैक्टर ऑफ 2 है ये जब आप इकट्ठा लेंगे, क्योंकि दो साइड्स की इंड्यूस्ड EMF है, अगर तो एक साइड की होती तो फिर आप एक साइड का एरिया लिखते, 2 साइड्स का एरिया कैलकुलेट करना है। सो दिस इज 2RL जो है वो आपके एरिया A को शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF E इज इक्वल टू N ओमेगा AB साइन
थीटा, वेयर ए जो है अब आपका एरिया वो है 2RL, यानी 2 साइड्स हैं, दैट्स वाई 2 का फैक्टर आएगा, साथ रेडियस मल्टीप्लाई बाय लेंथ, दिस विल रिप्रेजेंट द एरिया ए। तो ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। अब ये जो थीटा आप इसमें देख रहे हैं, दिस थीटा इज अ फेज। आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होता है और साथ साथ एंगल को भी शो करता है। ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी आपके पास आता था फ्रॉम बाय यूजिंग एस इज इक्वल टू वी टी। ये रिलेशन आपने लीनियर में पढ़ा हुआ है कि जो आपका लीनियर डिस्टेंस होता है वो इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी के मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो अगर आप डिस्टेंस की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शो कर दें तो एस की जगह थीटा लिखते थे, वी की जगह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और टाइम ही रहता है, चाहे लीनियर हो चाहे एंगुलर। टाइम का कोई लीनियर और एंगुलर नहीं होता। सो एस इज इक्वल टू वी टी को यूज़ करते हुए आप लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, और आप इस थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ओमेगा टी, बिकॉज थीटा इज अ फेज, तो आप थीटा को ओमेगा टी पुट कर सकते हैं इसमें। उसके बाद इस इक्वेशन, ये जो फर्दर आप इस इक्वेशन में से मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकते हैं। अब मैंने आपको बताया साइन का मैक्सिमम एंगल क्या होता है, ये मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ कि साइन का मैक्सिमम एंगल होता है 90, जबकि कॉज का मैक्सिमम एंगल होता है 0, क्योंकि कॉज 0 1 को अप्रोच करता है, और साइन का मैक्सिमम एंगल 90 इसलिए होता है क्योंकि साइन 90 1 को अप्रोच करता है। अब ये अगर आप यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो साइन को 90 लेंगे। सो साइन 90 इज 1, तो आपके पास मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ ई नॉट, उसको आप ई नॉट से शो करते हैं ना मैक्सिमम वैल्यू को। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को ई नॉट से शो करेंगे, दिस इज एन ओमेगा ए बी। अगर इस चीज़ को मैं इधर पुट करूँ अपनी इस रिलेशन में, सो वी कैन गेट E इज इक्वल टू इस एन ओमेगा ए बी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप ई नॉट। सो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये वो रिलेशन है जो इन्होंने इधर आगे लिखी हुई है कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये ई नॉट किसको शो कर रहा है, दिस ई नॉट इज रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ विच इज एन ओमेगा ए बी। तो इसकी जगह आप ई नॉट लिख सकते हैं, ठीक है, जो नीचे आपने कैलकुलेट की है। तो इसको अगर आप इधर सब्सटीट्यूट करें, यू कैन राइट E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरह से, ठीक है जी। इफ R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल देन बाय यूजिंग ओहम्स लॉ, अब हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की फाइनल फॉर्म तो आ गई है, लेकिन इंड्यूस्ड करंट की भी तो वैल्यू हमें चाहिए ना। तो करंट, अगर आपके पास कहीं पे ईएमएफ हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो तो आप करंट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द ओहम्स लॉ। ओहम लॉ हमें कहता है कि अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, where V is the potential difference, I is the current and R is the resistance। अब अगर आप करंट निकालना चाहते हैं, सो करंट शुड बी इक्वल टू V ओवर R। ये जो R इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर V कौन है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, EMF E है, सो I इज इक्वल टू E ओवर R। E की क्या वैल्यू आपने ऊपर निकाली है, E नॉट साइन ओमेगा टी and divided by this R. Now this E naught over R, maximum induced EMF divided by the resistance. This E naught over R जो है ये आप किसको शो कर रहा है, मैक्सिमम करंट को। E नॉट इज मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये किसको शो करेगा, मैक्सिमम करंट I नॉट को। सो वी कैन गेट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो जैसे आपने रिलेशन निकाली थी इंड्यूस्ड ईएमएफ की, उसी तरीके से सिमिलरली सेम वही रिलेशन आपके लिए इंड्यूस्ड करंट की भी आती है। इसका मतलब है कि जो जो बातें हम इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए करेंगे, सिमिलरली वो सारी बातें इंड्यूस्ड करंट के लिए भी एप्लीकेबल होंगी, ठीक है, वेयर I नॉट इज द मैक्सिमम करंट। अब एंगुलर, आपने ये भी एक रिलेशन पढ़ा था कि ये जो आपका ओमेगा है, ये इसकी भी दो बातें आपने देखी थी। एक तो ये एंगुलर वेलोसिटी को भी शो करता था, साथ ही साथ ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी शो करता था, और इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी होने की हैसियत से ओमेगा का रिलेशन था लीनियर फ्रीक्वेंसी के साथ, और वो क्या था कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, वेयर ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के तौर पे भी आपने इसको रीड आउट किया हुआ है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 2π मल्टीप्लाई बाय f। f क्या चीज़ होती है आपकी, लीनियर फ्रीक्वेंसी, वेयर f इज योर लीनियर फ्रीक्वेंसी, जिसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है। सो अगर आप ये बात इधर पुट करें, सो यू कैन राइट बोथ ऑफ दीज रिलेशंस, यानी ईएमएफ की भी और इंड्यूस्ड करंट की भी, दोनों की रिलेशन को आप ये ओमेगा इज इक्वल टू 2πf इसमें डाल के साइन के अंदर आप लिख सकते हैं। और वो कैसे लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा की जगह 2πf इंटू टी, और I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ 2πf इंटू टी। यानी जो बातें आप इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए करेंगे वही बातें आप इंड्यूस्ड करंट के लिए भी कर रहे हैं। सो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ 2πf इंटू टी, वेयर I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ 2πf टी। 2πf किसकी जगह लगाया आपने, दोनों जगह पे ओमेगा की जगह, ठीक है। तो ये आप इस तरह से पुट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो इक्वेशंस आपने दोनों बताई हैं, ये इक्वेशन इंडिकेट कर रही हैं द वेरिएशन ऑफ द करंट एज अ फंक्शन ऑफ थीटा 2πf इंटू टी। यानी ये सारी चीज़ 2πf टी किसको शो करिए, बेसिकली ये दोनों रिलेशंस में, चाहे आप इंड्यूस्ड ईएमएफ का रिलेशन ले लें या इंड्यूस्ड करंट का रिलेशन ले लें, ये बेसिकली आपके थीटा को शो कर रही है ना दोनों रिलेशंस में। ये थीटा की जगह आपने लगाया, क्योंकि थीटा को पहले आपने पुट किया है ओमेगा टी, और ओमेगा को फर्दर आपने पुट किया है 2πf।
सो दिस इज 2 पाई एफ टी जो है दे इन बोथ ऑफ दीज रिलेशंस आर रिप्रेजेंटिंग द एंगल थीटा, ठीक है, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो ये जो है, अब आप ज़रा इसको इस फॉर्म में देख सकते हैं, ये जो आपने दोनों रिलेशंस निकाली हैं इंड्यूस्ड करंट की और इंड्यूस्ड ईएमएफ की, अगर हम करंट की वैल्यू को देखें या इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को देखें, अल्टरनेटिंग है ना, अल्टरनेटिंग का मतलब है ये पॉजिटिव एक्स जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल की तरफ भी जाएगी और नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ भी आएगी। दिस इज़ जस्ट लाइक अ साइन वेव, ये आपकी एक साइन वेव है और अल्टरनेटिंग करंट होती ही जस्ट लाइक अ साइन वेव है। अब आप ये देख सकते हैं कि शुरू में इस साइन वेव में ये एक वेव है ना आपकी, एक वेव वो होती है जिसका टोटल जो वेवलेंथ होता है वो लैम्डा होता है और टोटल टाइम टी में वो ट्रेवल करती है, और जो टोटल एंगल सिंगल वेव का होता है वो एंगल 2 पाई का होता है, ठीक है। 2 पाई इज द टोटल एंगल ऑफ द वेव, और ये जो आपका टी टाइम में वो ट्रेवल करती है और उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, लैम्डा, ठीक है। ये बातें वो सारी हैं जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं। अब अगर आप ये देखें इसमें कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5, इस पूरी वेव में 5 पॉइंट्स हैं। जो पॉइंट नंबर 1 है वो तो मिनिमम पॉइंट है ना, 3 पॉइंट्स उसके मिनिमम है। मिनिमम पॉइंट्स वो होते हैं जो मीन पोजीशन के ऊपर होते हैं, तो मीन पोजीशन पे उसके 3 पॉइंट्स हैं। ये वाला पॉइंट भी मीन पोजीशन पे है, ये वाला पॉइंट भी मीन पोजीशन पे है, और ये जो थर्ड पॉइंट है ये वाला, ये भी मीन पोजीशन पे है। 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू को शो करते हैं, एक अबव द मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम लाइन भी कहते हैं इसको, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो जा रहा है, एक ये उसका मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन को शो कर रहा है, फर्स्ट एक्सट्रीम, और दूसरा पॉइंट ये है जो कि सेकेंड एक्सट्रीम को शो कर रहा है लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको मिलेगी एक इसकी एक्सट्रीम पोजीशन और एक नेगेटिव हाफ साइकिल में इसकी सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन। तो अब हमने देखना है कि क्या ये जब आपका कॉइल रोटेट करता है तो ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द कॉइल किस किस वक्त वो मैक्सिमम वैल्यू आपको देगा इन 2 पॉइंट्स पर, एक दफ़ा पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू देगा और एक दफ़ा नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू, यानी ईएमएफ और करंट की जो ऊपर फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन है पॉजिटिव साइड पर, वो आपको मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ देगी ई इज इक्वल टू ई नॉट, और करंट की भी मैक्सिमम वैल्यू आई इज इक्वल टू आई नॉट, और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी मैक्सिमम वैल्यू होगी लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, यानी ई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट, और करंट जो है वो माइनस आई नॉट के इक्वल होगी, ठीक है। जबकि ये जो तीनों मीन पोजीशन के ऊपर पॉइंट्स हैं आपके, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये तीनों आप इन तीनों पॉइंट्स पर आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू क्या होगी, 0। ये चीज़ें आपने किस तरह से एवेल्युएट करनी है, मैंने जैसे कि कहा कि पूरी एक जो टोटल साइन वेव है उसका टोटल एंगल होता है 2 पाई। अब 2 पाई को आप डिवाइड करें, शुरू में एंगल थीटा जो है वो 0 है, देन उसके बाद इस पॉइंट पर आके एंगल जो है वो π/2 यानी 90 के बाद वो क्या होता है 180, जिसको पाई से शो करते हैं। 180 के बाद वो हो जाता है 270 को आप किस तरह से लिखते हैं रेडियन में, 3π/2 करके, और उसके बाद वो क्या हो जाता है 2 पाई मतलब 360 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आपने टोटल एक जो साइन वेव होती है वो जस्ट लाइक अ सर्कल होती है ना, तो सर्कल का टोटल एंगल जैसे 2 पाई होता है, इसी तरह एक साइन वेव का जो टोटल एंगल है वो भी कितना होता है 2 पाई। तो शुरू में एंगल इज 0, देन 90, देन 180, फिर 270 एंड 360। इस तरह से आप इसको थीटा को डिवाइड करते हैं। लेकिन टाइम चूंकि कितने टाइम में ट्रैवल करती है, टी टाइम में, तो टाइम शुरू में 0 होता है, उसके बाद जिस पॉइंट पर उसका एंगल π/2 है उस वक्त उसका जो टाइम है वो उस वक्त t/4 है, उसके बाद टाइम पाई एंगल जो होता है उस वक्त उसका जो टाइम है वो t/2 है, जब एंगल 3π/2 यानी 270 है उस वक्त जो उसका टाइम है वो 3t/4 है, और उसके बाद जब टाइम आपका t किस पॉइंट पर होता है, जब आपका एंगल जो थीटा है वो 2 पाई के इक्वल है। तो टाइम को आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि टाइम इज 0, t/4, t/2, 3t/4 एंड देन t, क्योंकि टाइम सिंगल है, जबकि एंगल 2 टाइम्स ऑफ पाई के इक्वल है ना, 2 पाई। तो एंगल को आप कैसे डिवाइड करते हैं, 0, 90, 180, 270, 360, ठीक है। जबकि टाइम को कैसे डिवाइड करते हैं, 0, t/4, t/2, 3t/4 एंड t, यानी क्या कितने का फ़र्क है, t/4, यानी आप 0 में प्लस t/4 करें तो ये नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है t/4, फिर t/4 में प्लस t/4 करें तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है t/2, फिर t/2 में फर्दर t/4 प्लस करें तो कितना आ जाएगा 3t/4, फिर t/4 ऐड करें, सो दिस इज t, यानी टाइम का जो डिफरेंस है वो t/4 का डिफरेंस है। जबकि आपका जो एंगल थीटा है उसका डिफरेंस कैसे है, 0 प्लस π/2, यानी जो आपका, तो आपका नेक्स्ट एंगल आ जाएगा π/2, उसमें फर्दर π/2 ऐड करेंगे तो आपके पास पाई,
फिर पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 पाई बाय 2, फिर पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 पाई। यानी एंगल की वेरिएशन किस तरह से हो रही है, 0 पाई बाय 2 फिर पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई, यानी पाई बाय 2 का डिफरेंस है। एंगल में पाई बाय 2 का डिफरेंस है, जबकि टाइम में आपका टी बाय फोर का डिफरेंस है। तो इस तरह से ये आपकी साइन वेव जो है वो वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू द टोटल एंगल थीटा विच इज़ 2 पाई एंड द टाइम टी। इस तरह से आपने उसकी वेरिएशन करनी है। अब इन वैल्यूज़ के ऊपर आपने ये ईएमएफ इंड्यूस्ड और जो इंड्यूस्ड करंट है इन दोनों की वैल्यूज़ कैसे हर पॉइंट पे निकालनी है, ये मैंने इधर लिखा हुआ आपकी आसानी के लिए। ये देखें, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 या जिस वक्त आपका थीटा 0 है, ये वाला पॉइंट शुरू वाला इनिशियल पॉइंट, इस पॉइंट पर आपका थीटा भी 0 है और टाइम टी भी 0 है। अब इस पॉइंट पर इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट की वैल्यू मैंने कहा 0 है। वो मुझे कैसे पता चला, ये वाला फार्मूला आप जरा ध्यान से देखें कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ 2 पाई एफ टी। दोनों में से एक भी ले लेंगे, आपको पता मैंने कहा कि जो बातें हम इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए करेंगे वही करंट के लिए होगी। तो आप एक फार्मूले को भी देख सकते हैं, उससे ही आपको समझ आ जाएगी कि दूसरे की वैल्यू कैसे आती है सिमिलरली करके। सो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ 2 पाई एफ टी। टी क्या है आपका 0। अब अगर आप इसमें टी को 0 डालेंगे तो ये पूरा एंगल 0 हो जाएगा एंड साइन 0 इज 0। दैट्स वाई आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ भी 0 होती है एंड सिमिलरली इंड्यूस्ड करंट इज आल्सो 0। इसी तरह ये जो आपका, ये तो पहले पॉइंट की वैल्यू थी ना। अब आ जाए सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कौन सा है, जिसपे इंड्यूस्ड ईएमएफ आपकी ई नॉट और करंट आई नॉट आनी चाहिए। और ये वो पॉइंट है जिस वक्त आपका टाइम टी जो है वो टी बाई 4 है और एंगल कितना है पाई बाय 2, ये वाला पॉइंट। सो टाइम जो है वो टी बाई 4 है और एंगल थीटा जो है वो पाई बाय 2 है। ये अब आप इसको देखें कि एट टी इज इक्वल टू टी बाई 4 और थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। इस वक्त आप इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला अगर देखें, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ 2 पाई एफ टी। एफ आपको पता है ना लीनियर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के साथ क्या रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड। ये आप इधर मेंशन कर सकते हैं, वेयर एफ इज इक्वल टू किसको शो करता है, 1 ओवर टाइम पीरियड। ये भी आपने प्रीवियस क्लास में देखा है। तो आप इस एफ की जगह 1 बाई टी डाल सकते हैं ना इस रिलेशन में। मैंने भी यही किया है कि साइन ऑफ 2 पाई और एफ की जगह क्या डाला है 1 बाई टी। तो दिस इज 2 पाई ओवर टी इन टू ये जो स्मॉल टी है आपका, इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, आपका कितना टाइम आपने रखा हुआ है टी बाई 4। सो दिस इज टी बाई 4। ये टी और ये टी कैंसिल हो जाएंगे। सो ये 2 भी इससे कैंसिल होकर दिस इज पाई बाय 2 और पाई बाय 2 आपको पता है 90 होता है ना एंड साइन 90 इज 1। मैक्सिमम एंगल है ये इसका। सो ई इज इक्वल टू ई नॉट और सिमिलरली करंट भी आपकी क्या है मैक्सिमम आई नॉट। ये हो गया था ये वाला सेकंड पॉइंट। अब आ जाए थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि थीटा कितना है पाई और टाइम किसको शो कर रहा है टी बाई 2। तो एट टी इज इक्वल टू टी बाई 2 और थीटा इज इक्वल टू पाई, आप दोबारा अपना यही वाला फार्मूला देखें, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ 2 पाई, एफ की जगह क्या डालते हैं 1 बाई टी 2 पाई ओवर टी इन टू इस स्मॉल टी की जगह आप क्या पुट करेंगे, आप टी बाई 2। ये टी और टी कैंसिल हो जाएंगे, टू भी कैंसिल हो जाएंगे एंड दिस इज साइन पाई। पाई क्या होता है 180। पाई रेडियन में जो होता है वो डिग्री में किसको शो करता है 180 डिग्री को। सो साइन 180 जो है वो 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। जब ये 0 होता है तो इसका मतलब है इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट ये दोनों वैल्यूज आपकी क्या आएंगी इस पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट पर, इस पॉइंट पर 0 आएंगी। अब आ जाए इस वाले पॉइंट पर जो आपका फोर्थ पॉइंट है, जिस पे टाइम आपका 3 टी बाई 4 है और जो एंगल है थीटा वो 3 पाई बाय 2 है। तो एट टी इज इक्वल टू 3 टी बाई 4 और थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2, जब आप अपना ये रिलेशन यूज करेंगे, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ 2 पाई, एफ की जगह क्या लगा रहे हैं 2 पाई ओवर, यानी एफ की जगह 1 बाई टी लगा रहे हैं ना। सो दिस इज साइन ऑफ 2 पाई ओवर टी। तो इस स्मॉल टी की जगह अब आप क्या यूज़ करेंगे, कितना टाइम है इस पॉइंट पर आपका 3 टी बाई 4, इसको डालें 3 टी बाई 4, ये आप कैंसिल करें, टी को कैंसिल कर देंगे आप, और उसके बाद 2 जो है ये इससे 4 से कैंसिल होकर दिस इज पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 बन जाएगा। ये 3 का फैक्टर भी है ना, 3 पाई बाय 2 जो है बेसिकली रेडियन में तो 3 पाई बाय 2 होता है ना, लेकिन जब आप इसे डिग्री में देखते हैं क्योंकि पाई की वैल्यू 180 डिग्री को शो करती है, सो दिस इज 270 डिग्री एंगल बनता है। और साइन ऑफ 270 अगर आप कैलकुलेटर्स पे चेक करें तो -1 होता है। सो यू कैन गेट ई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट एंड सिमिलरली करंट जो है वो माइनस आई नॉट को शो करेगा। अब आ जाए अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जिस पे आपका टाइम टी है और एंगल थीटा जो है वो टोटल एंगल 2 पाई को शो करता है। और उस पॉइंट पर, यानी ये जो आपका लास्ट पॉइंट है, जब टी जो है वो कैपिटल टी को शो कर रहा है और थीटा 2 पाई को शो कर रहा है, अब अगर आप अपना फार्मूला यूज़ करेंगे ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ 2 पाई ओवर टी, एफ की जगह 1 बाई टी लगा रहे हैं ना, और इस स्मॉल टी की जगह अब आप क्या पुट करेंगे कैपिटल टी, टी से कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन 2 पाई का मतलब है साइन 360 डिग्री, और वो भी क्या होता है 0। दैट्स वाई आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट दोनों की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी 0।
सो ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पर इस तरह से लिखी हुई हैं। आप इनको इस तरह इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से पॉइंट्स बनाकर, जैसे मैंने लिखा है कि टी ज़ीरो पे क्या होता है, यानी जब थीटा ज़ीरो होता है इस पॉइंट पर क्या होता है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट, इस तरह आप पॉइंट्स बनाकर भी इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी फुल एक्सप्लेनेशन हो जाएगी लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर के लिए। उसके बाद यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि आफ्टर वन रोटेशन द साइकिल रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, कि एक ये तो हमने सिर्फ एक साइकिल सिंगल साइन वेव के लिए ये सारी बातें हमने देखी ना। अगर जब ये एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी, सिंगल वेव कंप्लीट हो जाएगी, सिमिलरली आपके एक साइकिल के बाद दोबारा से फर्दर साइकिल्स जो हैं वो रिपीट होते जाएंगे, यानी मज़ीद इस तरह से आगे साइन वेव चलती जाएगी और ये फर्दर जो है ये रिपीट होते जाएंगे ये सारे पॉइंट्स। सो द करंट अल्टरनेट्स इन द डायरेक्शन वंस इन वन साइकिल। तो एक दफ़ा एक साइकिल में एक दफ़ा करंट अल्टरनेट करती है। अल्टरनेट का मतलब है एक दफ़ा पॉजिटिव मैक्सिमम पे जाएगी और एक दफ़ा नेगेटिव मैक्सिमम होगी। इसी तरह फिर अगला जो फुल एक साइन वेव आएगी उसमें एक दफ़ा पॉजिटिव मैक्सिमम और एक दफ़ा नेगेटिव मैक्सिमम, और इस तरह ये चलता जाएगा। सो देयरफॉर सच अ करंट इज कॉल्ड द अल्टरनेटिंग करंट। चूंकि अल्टरनेटिंग का मतलब होता है चेंज होती हुई, चूंकि एक साइकिल में एक साइन वेव में आपकी करंट एक दफ़ा अल्टरनेट हुई है, पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हुई है ना, दैट्स वाई इसको हम इस तरह जो करंट होती है इसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इट रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन एफ टाइम्स पर सेकेंड, यानी फ्रीक्वेंसी को अगर आप फ्रीक्वेंसी उसकी टाइम्स पर सेकंड, नंबर ऑफ काउंट्स पर सेकंड को शो करता है ना। पर सेकंड का मतलब है 1 सेकंड, एक सेकंड में कितनी साइन वेव्स उसमें से पास कर रही हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये उसकी एप्लीकेशन आ गई। इन एक्चुअल प्रैक्टिस अ नंबर ऑफ द कॉइल्स आर वाउंड अराउंड एन आयरन सिलेंडर व्हिच इज रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। दिस असेंबली इज कॉल्ड आर्मेचर। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स उस पर इंक्रीज कर दें, ये जो आपका कॉइल था पीछे, तो इसमें अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देते हैं इस कॉइल के ऊपर, ठीक है, तो वो उसके आर्मेचर यानी डायमीटर को इंक्रीज कर देता है ना ऑफ द कॉइल, तो उसके आर्मेचर को शो करता है इस कॉइल के। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में नंबर ऑफ कॉइल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। एक सिंगल टर्न हम कंसीडर नहीं करते अराउंड एन आयरन सिलेंडर विच इज रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। दिस असेंबली इज कॉल्ड आर्मेचर, और फिर उसको आर्मेचर कहते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, यानी आप जो मैग्नेटिक फील्ड उधर सप्लाई करते हैं ना, वो जो हमने नॉर्थ और साउथ पोल में रखा था, वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको कहते हैं जिसको अगर आप पीछे से करंट सप्लाई करें तो उस वक्त तक वो मैग्नेट रहता है जब तक करंट आप उसे सप्लाई करते हैं। जैसे कि आप उसकी करंट पीछे से बंद करते हैं, सर्किट को ऑफ करते हैं, साथ ही वो उसकी जो वो मैग्नेटिक फील्ड वो जो प्रोड्यूस कर रहा होता है वो भी खत्म हो जाती है। सो आर्मेचर इज रोटेटेड बाय द फ्यूल इंजन और अ टर्बाइन रन बाय द वाटरफॉल। आप एक टर्बाइन से भी उस आर्मेचर को, वो जो आपका कॉयल है उसको आप टर्बाइन की मदद से भी रन करा सकते हैं, या फ्यूल इंजन, यानी आप जैसे आपके घरों में जनरेटर्स होते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर्स है ना, आप उसको फ्यूल डाल के डीजल से, पेट्रोल से, या आप उसको गैस से, किसी भी तरीके से आप उसको जो है वो उसके फ्यूल इंजन से आप उसको रन करा सकते हैं, या फिर आप उसको वाटरफॉल के तरीके से, जो कि हाई लेवल पे जब आप किसी पावर हाउस के लिए बहुत बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराते हैं, जैसे अगर एक टाउन के लिए आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करानी है, ये एक खास जगह एक बड़े इलाके के लिए, तो फिर वहाँ पे फिर आप वो टर्बाइन के को वाटरफॉल वाले तरीके से भी उसके आर्मेचर को रोटेट करा सकते हैं। ठीक है, तो इन सम कमर्शियल जनरेटर्स फील्ड मैग्नेट इज रोटेटेड अराउंड अ स्टेशनरी आर्मेचर। बहुत सारे कमर्शियल जनरेटर्स इस तरह के भी हैं। कमर्शियल जनरेटर्स वो होते हैं जो फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं लार्ज स्केल के ऊपर। वहाँ पर फील्ड मैग्नेट को, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी को रोटेट कराया जाता है। वो रोटेट कराने का मकसद ये है ताकि उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करा सके और फिर उसमें इंड्यूस करंट और ईएमएफ को इंड्यूस या जनरेट करा सके। ठीक है, तो वो वहाँ पर बजाय कॉयल को रोटेट कराने के, कमर्शियल जनरेटर्स में ज़्यादातर क्या करते हैं कि वो जो मैग्नेट है उसी को रोटेट करा लेते हैं ताकि फिर उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके, बेसिकली तो आपने मैग्नेटिक फ्लक्स ही चेंज करनी है ना, चाहे कॉयल को रोटेट करके कर लें, चाहे आप मैग्नेट को रोटेट करके कर लें। तो ये उन्होंने, ये सारा आपका क्वेश्चन है, ये उसकी एप्लीकेशन भी मैंने आपको बता दी। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में जब आप आएगा तो आप इसी तरीके से हेडिंग्स के साथ इसको अटैम्प्ट करेंगे। फॉर योर इन्फॉर्मेशन में ये बताया हुआ, ये जो आपको नज़र आ रही है पिक्चर, ये किसकी है? फैराडेज होमोपोलर जनरेटर है ये, विच वॉज एबल टू प्रोड्यूस कंटिन्यूस इंड्यूस करंट, और ये आपको लगातार इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करता था। ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैराडे होमोपोलर जनरेटर है। ठीक है, काम चाहे कोई भी जनरेटर हो वो आपको बेसिकली जनरेट करके देता है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वो जनरेटर था।
ये साथ ही इसकी रिलेटेड एग्जांपल नंबर 15.6 है, आप देख सकते हैं कि इसमें अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है जो कि ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज इसकी, साथ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉयल 200 है, साथ कॉयल हैज़ एन एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है। आप इसको सेंटी की वैल्यू 10⁻⁻² होती है, लेकिन चूंकि स्क्वायर है तो ये 10⁻⁻4 होगा, तो आप इसे 120 × 10⁻⁴ करके भी लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपने इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना है। उसके बाद द कॉयल एरिया भी हो गया। व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक फील्ड, आपने उसकी मैग्नेटिक फील्ड बी निकालनी है, इन विच द कॉयल रोटेट्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन ईएमएफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको दी हुई है 240 वोल्टेज की, क्योंकि ये आपके घरों में ज़्यादा से ज़्यादा जो ईएमएफ आती है वो 220 नहीं तो बहुत ज़्यादा भी आ जाए तो 240 वोल्ट्स होती है, तो ये उसकी मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब आपने जो है इसको जस्ट एक यही फार्मूला जो अभी आपने पढ़ा है मैक्सिमम ईएमएफ का, क्या थी मैक्सिमम ईएमएफ n ओमेगा ए बी, क्योंकि साइन 91 हो जाता था ना मैक्सिमम ईएमएफ के लिए। सो ई नॉट इज इक्वल टू n ओमेगा ए बी, इसमें n भी है आपके पास, इसमें आपके पास a एरिया भी है और b मैग्नेटिक फील्ड, तीनों चीज़ें हैं, लेकिन ओमेगा नहीं है। तो ओमेगा का वो जो रिलेशन आपने लीनियर फ्रीक्वेंसी के साथ देखा है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, वो आप पुट करेंगे। एफ आपको उन्होंने दी हुई है 50 हर्ट्ज, वो इधर पुट करके आप रेडियन पर सेकंड में उसकी ओमेगा निकालेंगे। इस वैल्यू को अब आप अपने इस फार्मूला में यूज़ करके आपको b चाहिए, तो b को इधर ही रहने दें, ये जो बाकी चीज़ें इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो सेकंड साइड पे जाके डिवाइड करेंगी, वह सारी आप वैल्यूज पुट करेंगे। सो यू कैन गेट द मैग्नेटिक फील्ड B विच इज इक्वल टू 0.32 टेस्ला। टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन, जिस तरह भी आप इसको कहते हैं। तो ये आपकी एग्जांपल इससे रेलेवेंट थी। आई होप आपने ये सारे पॉइंट्स अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। That's all for today, students. You can subscribe and share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.